ప్రతి ఒక్కరికి పాదాభివందనాలు. నా ఎల్ఓఎస్ అందరికీ, నాకు హెల్ప్ చేసిన ప్రతి ఒక్క లీడర్కి నిజంగా ఎప్పుడు నా 3 తరాలు రుణపడి ఉంటాను నేను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ మేడం. పూర్ణిమ మేడంకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అనమాట, ఎందుకంటే మేమిద్దరం కలిసి చాలా వర్క్ చేసినాం. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మच. थैंक यू सो मच संध्या जी. राहुल भाई, राहुल बिरादर महाराष्ट्र से आते हैं, पुणे में रहते हैं और एक घटना घटी राहुल के साथ जो कोई कभी नहीं चाहता कि किसी के साथ हो. अपने पिता का साया उठ जाए, ऐसा कभी कोई नहीं चाहेगा, और वो असमय में हो जाए तो बहुत दुख देता है, दुख देकर जाता है. राहुल भाई की एज अभी महज 24 साल है और उस समय अचानक ऐसी कोई घटना घट जाए. अहमदाबाद फैमिली रियूनियन में हमने राहुल को सुना था, जो लोग अहमदाबाद फैमिली रियूनियन में थे, और अहमदाबाद फैमिली रियूनियन से अब जब हैदराबाद के फैमिली रियूनियन में हैं तो एक कमी, जो बहुत बड़ी कमी है, वो ये है कि राहुल के पिता अब साथ में नहीं है. राहुल को देखकर भी आपको पता चल रहा होगा ये बात. राहुल, उनकी वाइफ को हमने सुना था अहमदाबाद में, अभी यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से फैमिली में अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो वो वहाँ पर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हैं. पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 15 दिन पहले राहुल के साथ उनके परिवार में ये लॉस हुआ, और ठीक 15 दिन बाद आप राहुल को देख रहे हैं अपनी टीम के साथ ये फैमिली रियूनियन में आपके समक्ष बैठे हुए. ये कमिटमेंट है अपनी जिंदगी के लिए. ये कोई कमिटमेंट नहीं है कि फंक्शन में आना है. फंक्शन में तो इसलिए आना है क्योंकि अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है लाइफ के लिए, अपने सपनों के लिए. अगर आप सपनों के लिए कमिटेड हैं तो फिर फंक्शन भी जरूरी है, विनिंग टीम भी जरूरी है, वेस्टीज भी जरूरी है. मैंने आपको कहा है पहले भी कि वेस्टीज, विनिंग टीम, फंक्शंस, आपकी अपलाइन, ये सब साधन हैं आपको अपने सपनों तक पहुंचाने के लिए. राहुल, जानना चाहेंगे आपके बारे में, थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में, कैसे आपको पता चला, क्योंकि महज 24 साल की उम्र, तो कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, ना इस इंडस्ट्री का और ना कोई लाइफ का. क्योंकि लोगों के पिता जाते हैं जब कोई 50 साल की उम्र में होता है, 60 साल की उम्र में होता है. कईयों के पिता तो अभी भी उनके साथ हैं, जो बहुत अच्छी बात है. पर ये घटना घटी, क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा फोकस करके बताइए प्लीज़. सर बेसिकली अहमदाबाद के एफआरयू के बाद हमने पूरे मोमेंटम में हम वर्क कर रहे थे. वो तो सभी को पता है कि हम रात दिन में तो बाहर था अहमदाबाद के बाद, और दिल्ली आना था, बट दिल्ली कुछ फैमिली इशू की वजह से मैं दिल्ली आ नहीं पाया था. और इसकी वजह से हम हैदराबाद एफआरयू पूरे फैमिली को लेके आना था. इसलिए क्योंकि मेरा यहाँ से, मतलब मेरा जो गांव है, एक्चुअली मैं रहता हूँ पूना महाराष्ट्र में, बट मेरा गांव यहाँ से उदगीर बोल के यहाँ से 200 किलोमीटर पे, और मेरा मम्मा का गांव भी यहाँ पे मतलब नज़दीक ही है यहाँ से. तो मैंने ये प्लान किया, पापा मम्मी को बोला कि हम लोग अहमदाबाद नहीं जाएंगे, बट मुझे आप लोगों को हम हैदराबाद जाना है. पापा भी आने वाले थे? हाँ, एक्चुअली सर हमारा प्लान यूसीडी का था, जो हम लोग कमिटमेंट के साथ भाग रहे थे, और इस एफआरयू में हम लोग यूसीडी बन के आने वाले थे, जो मैंने कमिटमेंट की थी. तो हम उस तरीके से वर्क कर रहे थे. 30 तारीख को हम लोग पुणे से गाँव में आ गए, क्योंकि 31 तारीख को गणपति थे. तो हम लोगों ने ऐसे प्लान किया कि 31 से 10 तारीख तक गणपति के त्यौहार में हम लोग घर में रहेंगे, और 14 तारीख को हम लोग सब लोग हैदराबाद निकलेंगे. और 30 तारीख को सुबह में घर पे आया था सर, हम लोग हंसते खेलते सब लोग बैठे थे हॉल में ही सब लोग, और पापा को बोला हमें हैदराबाद जाना है, मम्मी को बोला आपको भी अच्छे साड़ी वगैरह लेनी है. तो हम लोगों ने पापा को, उस दिन मैंने लाइफ में मैंने पहली बार मेरे पिताजी को सर मैंने 3,500-4 हज़ार रुपये का वॉच लिया था. मेरे लाइफ का पहला गिफ्ट मैंने उनको दिया था इस चीज़ की कमाई से. 30 तारीख को मैंने वो लिया था रात को. और मम्मी को एक 50,000 रुपये कैश दी थी, क्योंकि मैं 4 महीने के बाद घर पे गया था. तो उस दिन मेरे मम्मी के हाथ में मैंने 50,000 रुपीज़ कैश दी, क्योंकि गणपति का त्यौहार है और हैदराबाद जाना है, तो लगेगी मम्मा तेरे पास रखो. और रात में हम लोग सर, मुझे याद है 8:30-9 बजे पापा बोले चलो घूम के आएंगे. तो मैंने पूरे फैमिली को लेके हुए सर हम लोग डिनर को गए. डिनर को आने के बाद आराम से घर पे हम लोग, अच्छी बातें चल रही थी. पापा मुझे हर टाइम पूछते थे इसका चेक कितना आया. मेरे डाउनलाइन में अभी 2 लोगों की 4 व्हीलर आने वाली है, तो उन्होंने पूछा माली साहब की गाड़ी आ गई क्या, अमूल की गाड़ी कब आने वाली है, ऐसे पूछा. तो हम लोग ऐसे डिस्कशन चला. फिर 31 तारीख को सुबह वो उठने के बाद फ्रेश होके आए, पानी पीने के बाद व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे थे, और मम्मी को बोला कि 2 मिनट मेरे नज़दीक तू हाथ डाल के मेरे ऊपर सो जा. और हम लोग हमारे बेडरूम में थे, वो उनके बेडरूम में थे सर.
और जैसे ही मम्मी ने बोला कि पापा के ऊपर जैसे हाथ डाला, 1 सेकंड में उनकी जान वहाँ पे निकल गई। हमारे बेडरूम से हम लोग उनके बेडरूम में जाने तक तो उनकी जान गई थी पूरी। పదిహేను రోజుల ముందు వీళ్ళ నాన్న చనిపోవడం జరిగింది. వీళ్ళు చాలా అంటే ఢిల్లీ ఎఫ్ఆర్యూ అటెండ్ అయిన తర్వాత ఆయన మంచి ప్లాన్తో ఉన్నారు హైదరాబాద్ ఎఫ్ఆర్యూ మొత్తం ఫ్యామిలీతో రావాలని. కానీ చూస్తూ చూస్తూ ఒకరోజు సడన్గా 15 రోజుల ముందు వాళ్ళ నాన్న చనిపోవడం జరిగింది. मुझे मैसेज आता है संदीप देशपांडे जी का, श्रीधर देशपांडे जी यहाँ बैठे हुए हैं DUCD, कि राहुल के पिताजी चले गए. मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ ये बात. कैसे कोई विश्वास हो सकता है? 24 साल की उम्र हो, इस उम्र में किसी के पिताजी, उनकी भी एज मेरे ख्याल से 50 होगी, 58 रनिंग थी सर. 58 रनिंग थी, और वो यहाँ आने वाले थे. और ये आप उनको बता भी रहे थे ये बात कि अपन चलेंगे हैदराबाद और हमारा रिकग्निशन. हमारा ऑलरेडी प्लानिंग हुआ था, रिकग्नाइजेशन है, हम सब फैमिली जाने वाले हैं, ये पूरा हमारा प्लानिंग हो चुका था सर. तो सडन एक कार्डियक अरेस्ट आया और वो चले गए. यस सर. मैं आपसे कहना चाहता हूं और चाहूंगा सलीम जी इस बात को ट्रांसलेट कीजिएगा. राहुल आपके पास है, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं राहुल को. और राहुल तो ऐसा नहीं कि राहुल के पिताजी चले गए तो इसलिए हमने यहाँ पे बुला लिया. आई एम सॉरी, राहुल हमारे साथ अहमदाबाद में थे, तब पिताजी थे. राहुल ने कुछ करके दिखाया है इस बिजनेस में, इसलिए राहुल को हमने इन्वाइट किया था. पर ये तो एक घटना ऐसी घट गई बीच में कि मैंने इस फोकस के साथ राहुल को कहा कि इसके बारे में जरूर बताइए. हमें नहीं पता कब किसकी साथ क्या हो जाए, हमें नहीं पता कि कब किसकी सांसें रुक जाएं. आप मुझे बताइए, राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन है, क्या उनको पता था ट्रेडमिल पे चढ़ने से पहले कि मैं चढ़ूंगा तो खुद, पर उतारा जाऊंगा 4 लोगों के द्वारा? क्या उन्हें पता था कि 4 लोग उन्हें भागेंगे लेकर एम्स, जहां पे उनको वेंटिलेटर पे रखा जाएगा? और आज लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गए वो वेंटिलेटर पर हैं. बचेंगे कि नहीं बचेंगे पता नहीं. क्या होगा, अब दोबारा कॉमेडी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं. क्या साइरस मिस्त्री जी को यह पता था 1 मिनट पहले कि गाड़ी जितनी स्पीड पे चल रही है, मेरे साथ 4 लोग और हैं, ये गाड़ी की टक्कर हो जाएगी, डिवाइडर पे चढ़ जाएगी, 4 में से 3 लोग नहीं रहेंगे, 1 कोई बच पाएगा? ये तो वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं. पर राहुल जैसे लोगों को तो शायद पूरा देश या पूरी दुनिया नहीं जानती. पर उसके बावजूद राहुल उस विजन के लिए काम कर रहे हैं. राहुल उस बिजनेस में है कि कभी अगर कुछ हो जाए तो आज राहुल खुद इतने काबिल है, और पिता भी जाते जाते राहुल की सक्सेस अपनी आंखों से देख नहीं पाए साक्षात यहाँ पर मुझे लगता है ऊपर है, और आज भी वो यहाँ पर देख रहे होंगे आज राहुल को. अहमदाबाद का जो हमारा एफआरयू हुआ था, तो अनूप सर के चैनल पे हमारा वीडियो आया था. तो वो वीडियो मैंने मेरे फैमिली में सबको शेयर किया था. तो मैंने आफ्टर पिताजी एक्सपायर होने के बाद मैंने पापा का मोबाइल चेक किया सर, तो उन्होंने कम से कम 1000 लोगों को वीडियो शेयर किया था मेरे उस दिन का एफआरयू के जो हमने डाला था. मतलब उस दिन मुझे वो कंट्रोल नहीं हुआ वो बात देखने का. मतलब उन्होंने वो वीडियो सब कुछ मतलब उनके कांटेक्ट में जितने, मतलब हमने, मैं कीर्ति रात में देखते रहे कि उन्होंने हज़ारों लोगों को वीडियो एक करके फॉरवर्ड किया था. उन्हें कितना गर्व होगा इस बात पे कि उनका बेटा आज सक्सेसफुल है. वो आपकी सक्सेस देख गए राहुल, क्योंकि हमने राहुल को बुलाया था तब जब फादर थे. राहुल ने बहुत बेहतरीन काम किया है 24 साल की उम्र में. मैं आपको बता दूं, इनकी वर्किंग स्टाइल के बारे में भी बात करेंगे. समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पर ये थोड़ा ज़रूरी है. मैं कंसोल से और रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर से कि थोड़ा सा समय लगेगा, 10 मिनट और, पर ये सुनना भी ज़रूरी है. ఎస్ రాహుల్ గారు ఎవరైతే అహ్మదాబాద్కి వచ్చిండో ఆయనకు వాళ్ళ డాడీ ఉన్నాడు వచ్చినప్పుడు, ఇక్కడ వచ్చిండు. రాహుల్ని మేము ఇట్లా పిలవలేదు, వాళ్ళ నాన్న చనిపోయిండని. అహ్మదాబాద్లో అటెండ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ డాడీ ఉన్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఆ కమిట్మెంట్ 15 రోజులు అయింది, ఆయన ఆ కమిట్మెంట్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చిండు. ఒక్కసారి చూడండి. సో రాజు శ్రీవాస్తవ్ అని చెప్పి ఒక వ్యక్తి ట్రేడ్ మిల్కి ఎక్కే ముందు ఆయనకు తెలియదు నేను మళ్ళీ దించేటప్పుడు 4 పట్టుకొని నన్ను తీస్తానని. ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు. సో ఆ తండ్రి పోయిన తర్వాత కూడా 15 రోజులు అయింది, ఆయన కమిట్మెంట్తో ఇక్కడ వచ్చిండు. సో ఎప్పుడు ఏమవుతుందో మన చేతిలో లేదు, ఎప్పుడు ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు. राहुल जी, थोड़ा सा अब मैं इस बात पे आऊँगा. मैं चाहूँगा कि आपकी वर्किंग क्या रहती है. लोग जानना चाहेंगे कि इतनी कम उम्र में आपने इतनी सक्सेस कैसे हासिल करी. क्या आपका चेक है, क्या आपकी वर्किंग स्टाइल क्या रहती है, कैसे कांटेक्ट करते हैं लोगों को, कैसे टीम बिल्ड करते हैं, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में 2 मिनट के अंदर, थोड़ा जल्दी प्लीज. यस सर, बेसिकली आज मैं करंटली क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हूँ, बट मेरे नेटवर्क में एक भी मेरा पर्सनल जो पहचान के लोग हैं, एक भी बंदा मेरे नेटवर्क में आज भी नहीं है.
मतलब मेरा जो भी आज नेटवर्क है, मतलब तकरीबन आज भी मेरे नेटवर्क में 8,500 लोग दिखते हैं, बट उस 8,500 लोगों में से एक भी मेरे पर्सनल पहचान के बंदे की कोई भी आईडी नहीं है। जितने भी लोग हैं वो अननोन पर्सन है, जो हम लोग जाते जाते जहाँ से भी हमें किसी के कांटेक्ट मिलते हैं तो उनको हम लोग डायरेक्टली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और उनसे बात करके हम लोग उनकी ज्वाइनिंग निकालते हैं। मतलब आज मेरे टीम में एक भी पर्सन आज वर्क नहीं करता है। ऑनलाइन जी प्लीज నేను క్రౌడ్ డైరెక్టర్ ఉన్నాను. నాకున్న నెట్వర్క్లో ఒక్కరికి నా రిలేషన్ ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. అంత అన్నోన్ పర్సన్స్ వెళ్తూ మాట్లాడుతూ జాయిన్ చేస్తాము. ఎవరు రిలేషన్స్ లేరు. आप वर्किंग कैसे करते हैं राहुल? ऑनलाइन करते हैं आप? जाते हुए नंबर ले लेते हैं फिर बात करते हैं? कोल्ड कॉन्टेक्टिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा बताइए सर। बेसिकली हम लोग जब ज्वाइन हुए थे तो कोविड की सिचुएशन थी। लॉकडाउन में हमने ज्वाइनिंग किया था वेस्टेज में। मतलब FRU होने के बाद जैसे ही 17 दिन में कोविड स्टार्ट हुआ और ज्वाइनिंग होने के बाद पहले तो कुछ दिन हमें परेशानी ऐसी थी कि काम कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि अभी तो कोविड है और क्या करें। बट बाद में क्योंकि मैं भी बाय प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरी मिसेस भी MBA HR है, तो हमने कुछ हमारे एजुकेशन का वहाँ पे इस्तेमाल किया। हमने वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से हमने कांटेक्ट निकालने शुरुआत किए। वहाँ पे पहले शुरुआत में हम लोग पोस्ट डालते थे वहाँ पे, और पोस्ट डालने के बाद वहाँ से जो भी कॉन्टेक्ट्स आते थे लोगों के तो उन्हें हम लोग कॉलिंग करते थे। बट कई दिनों के बाद ऐसी सिचुएशन आई सर, हमारे पास लोगों के मतलब 500 600 नंबर्स तो आते थे लोगों के, बट हम दोनों तीनों 4-5 जन मिलके उन लोगों को कांटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो हमने टीम में सभी को कॉलिंग करना सिखा दिया। जिन लोगों जैसे अभी कई हाउसवाइफ है जिनके पास कांटेक्ट नहीं है, तो हम लोग उन्हें कांटेक्ट देने शुरुआत कर दिए और उनको हमने कॉलिंग कैसे करना सिखाया कि आप ये पर्सन है, इसको आपको ऐसे ऐसे बात करना है और इसको इसी मीटिंग को बुलाना है। और आज भी उसी प्लान के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं सर, ऑनलाइन के द्वारा ही, कि लोगों को जैसे अभी तो फील्ड वर्क, मतलब आज तो मार्केट ओपन है। मतलब कोविड की सिचुएशन घर में बैठ के होती थी, बट अभी तो मार्केट ओपन है। हम लोग तो जाते आते कोई भी बंदा मिलता है। मतलब हमने तो बीच में अहमदनगर में ऐसी कुछ टेक्निक्स यूज़ की है कि जिस शॉप में गर्दी नहीं है उसका नंबर पहले लेना है, क्योंकि उसके पास कस्टमर नहीं है और उसका दुकान चल नहीं रहा है। तो हम लोग ऐसे कांटेक्ट लेते थे। फिर कांटेक्ट लेने के बाद हम लोग उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करते थे कि ऐसे ऐसे हम लोग एक प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में आपका जो भी करंट प्रोफेशन है वो प्रोफेशन संभाल के मंथली 8 से 10 हज़ार रुपये अर्निंग कर सकते हैं। तो वो हमें क्वेश्चन पूछते थे कि एग्जैक्टली काम क्या करना है, तो हम उन्हें बोलते थे कि टीम मैनेजमेंट और टीम हैंडलिंग का वर्क है, बट एग्जैक्ट वर्क क्या है ये समझने के लिए आज शाम को 7 बजे ऑनलाइन सेशन होगा, लाइव वेबिनार होगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो लोग उस मीटिंग में आते थे, बट मीटिंग में आने से पहले हम लोग उस मीटिंग की थोड़ी वैल्यू क्रिएट करते थे, क्योंकि हम लोग उनको बोलते थे कि हमारे पास लिमिटेड सीट अवेलेबल है, आपका कंफर्मेशन होगा तो बोलिए, नहीं तो हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग वेटिंग में। तो जब ये वैल्यू क्रिएशन करते थे तो लोग हमें बोलते थे कि यस मुझे आज शाम की आप अपॉइंटमेंट दीजिए। तो हम लोग लोगों को बोलते थे अपॉइंटमेंट लेके आपको मीटिंग में आना है। तो ऐसे करते करते सर आज के दौरान 8,500 लोगों का तो नेटवर्क बन चुका है, बट महाराष्ट्र में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है सर जहाँ पे टीम नहीं बनी आज की सिचुएशन में। वाह राहुल, आपका हाईएस्ट चेक भी एक बार बता दीजिए सर। मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर वर्क करते हैं, हमारे दोनों का मिलकर हाईएस्ट चेक तो 1,09,000 है, बट एवरेज इनकम लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में मैं और मेरे वाइफ दोनों ने मिलके 12,81,000 रुपये अर्निंग किया है। 12.5 लाख तकरीबन हमने अर्निंग की है। इन्होंने बहुत स्मार्ट काम किया, अपनी डाउनलाइन को ही अपना वाइफ बनाया है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, पर हाँ नॉट अलाउड, ये विद इन लिमिट्स होना चाहिए, विद इन कार्डिनल रूल्स होना चाहिए। और ప్లీజ్ ట్రాన్స్లేషన్. ఎస్. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే సాఫ్ట్వేర్ సార్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్, వాళ్ళ మేడం వచ్చేసి HR, ఇద్దరు జాబ్లో ఉండేవాళ్ళు. కానీ వీళ్ళు ఎప్పుడైతే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసారో అది కరోనా టైం ఉండే, ఎవరి దగ్గర పోయి మాట్లాడే అవకాశం లేకుండే. కానీ వీళ్ళు ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ బాగా యూజ్ చేసిర్రు. యూజ్ చేసి వీళ్ళకి ఏదన్నా షాప్ కనిపించింది, దాని మీద నెంబర్ కనిపించింది అంటే అది నోట్ చేసుకునేది. నోట్ చేసుకుని వాళ్ళకి వేసేది. మీరు చేస్తున్న పనితో పాటు ఎక్స్ట్రా మీరు పార్ట్ టైంలో చేసుకుంటే 15-20 వేలు సంపాదించే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళు. ఎలా అని చెప్తే వాళ్ళకి చెప్పేదన్నమాట, సాయంత్రం పలానా రోజు ఈరోజు మీటింగ్ ఉంది, ఆ మీటింగ్కి మీరు రండి, కానీ దానికి లిమిటేషన్ సీట్స్ ఉన్నాయి, మీరు వస్తున్నారా రారా కన్ఫర్మ్ చెప్పండి, ఎందుకంటే లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఆ విధంగా వాళ్ళు పిలిచి మీటింగ్లు చేసేవాళ్ళు. ఈరోజు 8,000 పైన నెట్వర్క్ ఉంది, కానీ దాంట్లో ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళు చుట్టాలు లేరు. కానీ చెక్ గిట్ట ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఇన్కమ్. राहुल थैंक यू सो मच. सर एक आखिरी मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि मैं सभी को कहूँगा 31 तारीख को जब ये हादसा हुआ था तो मैं मतलब पहली बार तो मैं पूरा टूट चुका था उस समय, बट मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि क्या करूँ और क्या नहीं, क्योंकि मेरे लाइफ में कभी ये सोचा नहीं था, क्योंकि अभी हमारे फैमिली में अभी खुशी के दिन शुरुआत हुए थे
और ये ऐसा अचानक हादसा होता है तो उस टाइम मैं, मेरी मम्मी, सब लोग टूट चुके थे। इवन मैं अभी आ रहा था तो मेरे कई डाउनलाइन ने भी देखा सर, मतलब मेरे गेट तक सब लोग रोते आ रहे थे कि मत जाओ आप, क्योंकि मेरे घर में अभी मैं ही हूँ बड़ा, मेरे सब फैमिली में, तो सब लोग बोल रहे थे मत जाओ क्योंकि अभी सिचुएशन वैसी नहीं थी। बट उस दिन 31 तारीख को देशपांडे सर का, भारिल भैया का, अमित सर का, सबके जब भारिल भैया ने जब मुझे एक मैसेज उस दिन कहा कि राहुल जो भी हो चुका वो हो चुका है, अभी जो करना है वो आगे करना है। और उसी दिन सर अग्नि देते समय एक कसम, मैं और मेरी सगी बहन है वो भी जॉब करती है पुणे में विप्रो में, हम दोनों ने उस टाइम एक कसम खाई कि इसके बाद जो भी हम लोग महीने का अर्निंग करेंगे, हमने उस टाइम अग्नि देते वक्त ये कसम खाई थी कि आने वाले लाइफ में जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक आने वाले लाइफ में जो भी मैं कमाऊंगा उसमें से 10% मैं अनाथ बच्चों के लिए मैं पिताजी के नाम के ट्रस्ट से देना चाह रहा हूँ। और ये हमने शुरुआत किया सर। बहुत खूब। సో ఇంటికి మీటింగ్కి అని ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు వీళ్ళ ఇంట్లో వీళ్ళకు సాగనంపేటోళ్ళు గిట్ట గేట్ వరకు గిట్ట ఏడ్చుకుంటూ వచ్చారు ఇప్పుడు మీటింగ్కి రావడానికి వస్తే. కానీ వీళ్ళ నాన్న చనిపోయినప్పుడు తలకూరు పెట్టేటప్పుడు వీళ్ళ చెల్లెలు వీళ్ళు డిసైడ్ చేసిర్రు ఇప్పటి నుంచి నాకు ఏ ఇన్కమ్ వచ్చినా 10% నేను అనాథాశ్రమానికి ఇస్తాను అని. और मैं आपको बता दूं कि विनिंग टीम का भी एक फाउंडेशन है जिसका नाम विनिंग टीम फाउंडेशन है, मेकिंग पीपल स्माइल। और हम हर साल जो भी दान हमारी अपने विनिंग टीम से आता है, आप लोगों से आता है, हम पर्सनली कुछ करते हैं, अनाथ बच्चों की एजुकेशन में ही वो दान जाता है। मैं आपको बता दूं कि जयपुर में ही एक स्कूल है, हमने पूरे इंडिया में हमारी लीडरशिप के माध्यम से कुछ पैसा अलग अलग जगह पे स्कूलों में जहाँ अनाथ आश्रम है वहाँ पर दान दिया है। और जयपुर में एक स्कूल में, एक सरकारी स्कूल में जाकर हमने कुछ दान दिया। अमित जी की लीडरशिप में चेरी सिद्धि यहाँ पर हैं, वो खुद गए थे, ऐसे स्कूल में जाकर दान दिया जहाँ पर बच्चों के पास बैठने के लिए टेबल कुर्सी छोड़ो दरी भी नहीं थी, जमीन पे बैठकर बच्चे पढ़ते थे। उस स्कूल में आपकी अपनी विनिंग टीम ने टेबल कुर्सियाँ सारे बच्चों के लिए, पूरे स्कूल के लिए डोनेट की और अब बच्चे वहाँ टेबल कुर्सी पे बैठकर पढ़ते हैं। तो ये काम विनिंग टीम कर रही है। विनिंग टीम इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कभी जब समय मिलेगा तो फाउंडेशन के लिए कुछ अगर डोनेशन लेना होगा तो विनिंग टीम ज़रूर आपके पास आएगी और आप मन चाहे अनाथ बच्चों के लिए आप डोनेट कर सकते हैं और आपको बताया जाएगा कि वो डोनेशन कहाँ पर गया है, किन बच्चों के लिए गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन को गया है। సో విన్నింగ్ టీంలో గిట్ట ఒక ఫౌండేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు జైపూర్లో విన్నింగ్ టీమ్ ఫౌండేషన్ తరపున ఒక స్కూల్లో పిల్లలకి కుర్చీలు టేబుల్ కాదు కదా, కింద కూర్చోవడానికి గిట్ట ఫ్లోర్ సరిగా లేకుండే, కానీ అక్కడ టేబుల్స్ మొత్తం స్కూల్ మొత్తానికి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఒకవేళ ఫౌండేషన్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మిమ్మల్ని అడగడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మీరు గిట్ట ఫౌండేషన్కి ఏమైనా సపోర్ట్ చేస్తే ఆ డబ్బు ఎక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నామో అది గిట్ట మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము అంటున్నాను. थैंक यू। बालकृष्ण जी को माइक दे दीजिए प्लीज। बालकृष्ण जी, समय घड़ी आप